तो 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसस का, यानी शो का वो हिस्सा जिसमें आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर पूरी नजर होती है, जिन पर दिन भर हलचल होती है। खबरों के सेंसस में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी। खबरों के सेंसस में उस हर खबर की पूरी जानकारी, हर पहलू आप तक पहुंचाएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। हिमांशु, आज की पहली खबर कहां से? तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं मोहित का, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि आज पूरे दिन छाएगी? देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें धर्मांतरण का मामला सामने आया है और जिसमें अबू बकर नाम के शख्स ने बताया था वो किस तरीके से लोगों का धर्मांतरण कराता है और कितने सारे लोगों को धर्मांतरण करा चुका है। उस मामले में जो नूह पुलिस है हरियाणा की, उन्होंने उस गिरफ्तारी की थी अबू बकर की परसों, और कल इस मामले में अब SIT गठित की गई है। अबू बकर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अब पुलिस जो है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अबू बकर का असली हैंडलर कौन था, अबू बकर किसके इशारों पर काम करता था, कौन था जो अबू बकर को निर्देश देता था कि लोगों को धर्मांतरण कराना है, उसको धर्मांतरण कराने के लिए पैसा कहां से आता था, किन लोगों को टारगेट करते थे और कौन कौन लोग उनके साथ शामिल थे। ये सारी खबरें जो है जो अब जो है इन सब बातों पे जो नूह पुलिस है, जिन्होंने SIT बनाई है, वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और हर एक पहलू को खोलेगी। इस पूरी टाइम्स नाउ भारत के स्टिंग ऑपरेशन के सामने जो जब अबू बकर आया है तो उसने किस तरह खुलासे करे, उनकी भी जांच अब SIT करेगी। और आपको बताना चाहेंगे इस मामले के अंदर नूह डिस्ट्रिक्ट में ही 5 कंप्लेंट आई थी जो 2 थाने में है पहुंची हैं और इसमें 4 लोगों के नाम सामने है, जिसमें 2 मौलवी भी हैं। अब फिलहाल अबू बकर जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी की गई है, उसकी 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब 3 दिन रिमांड पे पुलिस उसको उन जगहों पे लेकर जाएगी जहां पे उसने धर्मांतरण कराया, जहां पे जो शिकायत करता है उन्होंने शिकायत की कि वो अबू बकर से मिले थे। हालांकि कल अबू बकर से टाइम्स नाउ भारत ने बात भी की थी, तो उसने कहा था कि मेरे पे सारे लगाए गए आरोप निराधार है, लेकिन जब हमने स्टिंग ऑपरेशन की बात की तो अबू बकर को जवाब देते नहीं बना। फिलहाल अब जो SIT है वो पूरे मामले की खुलासा करेगी और 3 दिन रिमांड में देखना होगा कि जो हरियाणा पुलिस है वो किस तरीके के नए खुलासे करती है। वही मुझे बताइए जरा कि स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलासा भी हुआ था कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गुट अबू बकर ने तैयार किए। खुलासा ये भी हुआ कि कई राजनीतिक संगठन भी हैं जो अबू बकर की सहायता करते थे। क्या SIT की जांच के दायरे में वो तमाम चीजें भी रहेंगी? बिल्कुल, देखिए SIT की जो टीम गठित हुई है उससे जो हमारी बात हुई, उनके जो आला अधिकारी से हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कि जो आपका स्टिंग ऑपरेशन है उसमें जितने भी पहलू के खुलासे किए हैं आपके द्वारा हुए हैं उन सब पे हम पैनी निगाह बनाए हुए हैं और एक एक बात को हम उसमें उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जो SIT है वो 3 दिन की रिमांड पर अबू बकर से यही सब जानने की कोशिश करेगी कि उसका मेन हैंडलर कौन है और कौन कौन उसके सहयोगी थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको दिशा निर्देश कहाँ से मिलते थे। तो ये सारी बातें हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में सामने अबू बकर ने खुद रखी थी, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कानूनी रूप से उसका खुलासा करेगी और उनकी जो परतें हैं वो खोली जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि आज ये खबर बड़ी अहम रहने वाली है। मोहित, इसके अलावा महाराष्ट्र से अगर क्या कुछ खबर है वो जान लेते हैं। शिवानी इस समय हमारे साथ में। शिवानी, आपके लिहाज से महाराष्ट्र से आज की बड़ी खबर क्या हो सकती है? देखिए, महाराष्ट्र में फिलहाल सबसे ज्यादा राजनीति गरमाई है अगर तो वो है शिवसेना वर्सेस बीजेपी की जंग में, जहां पर नारायण राणे के एक स्टेटमेंट ने फिलहाल शिव सैनिकों का खून खौल रहा है। उसकी वजह यह है कि अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पर नारायण राणे ने CM उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया जो कि काफी सनसनीखेज था। उन्होंने बताया कि CM ने जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण दिया था उनकी स्पीच गलत थी, जिसके बाद नारायण राणे को लगा कि अगर वो वहां होते तो वो उन्हें खींचकर एक जोरदार थप्पड़ लगाते, जिसके बाद शिवसेना की काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। फिलहाल हम नारायण राणे के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद है, जहां की तस्वीरें आप देख पाएंगे कि ये नारायण राणे के समर्थक है जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि शिव सैनिकों का जो युवा मोर्चा है वो नारायण राणे के घर की ओर आज पहल करने वाला था सुबह, जिसके बाद उनके बेटे नितेश राणे ने भी कहा कि शिवसेना जो हमला करना चाहती है बीजेपी पर या सीधे सीधे नारायण राणे पर, वो उसको सफल नहीं होने देंगे। पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन नारायण राणे और शिवसेना के बीच में ये जो जंग फिलहाल छिड़ी हुई है, उम्मीद बताई जा रही है कि ये और भी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि नारायण राणे के खिलाफ 2 FIR दर्ज है। साथ ही साथ नासिक पुलिस द्वारा उनका अरेस्ट वारंट भी जाहिर कर दिया गया है। अरेस्ट वारंट के चलते नासिक की एक पुलिस की जो टीम है वो फिलहाल चिपलून की ओर पहुंच रही है, वो निकल चुकी है नारायण राणे को अरेस्ट करने के लिए।
तो क्या ये भी जानकारी है कि गिरफ्तारी के लिए जब टीम यहां पर पहुंचेगी तो उसके बाद में नारायण राणे की तरफ से क्या स्टैंड होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात शिवानी, नारायण राणे का अभी इस पर क्या कुछ कहना है? कोई रिएक्शन सामने आया है? फिलहाल देखिए, नारायण राणे ने खुलकर इस स्पीच के बाद कोई बात सामने नहीं रखी है। अरेस्ट वारंट की जब से बात सामने आई तब से उनकी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात जरूर साफ है कि अगर पुलिस वहां पहुंचती है जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, ऑलरेडी बीजेपी का एक बहुत बड़ा समूह आगे बढ़ रहा है पूरे महाराष्ट्र में, तो वहां पर भी जब पुलिस पहुंचेगी तो ये तो साफ है कि नारायण राणे इतनी आसानी से पुलिस के हाथों जाने वाले नहीं है। विरोधाभास तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन बीजेपी दिखाना चाहती थी वो तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया, लेकिन नारायण राणे की अगर यहां अरेस्ट होती है तो शिवसेना वर्सेस बीजेपी की ये जो जंग है ये काफी बड़ा मोड़ ले पाएगी यहां पर। शिवानी बने हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवानी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इस वक्त रंजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजिता, दिल्ली से क्या अहम खबर है आज की? देखिए, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की जो स्थिति है, अपनी अंदरूनी लड़ाई के कारण कांग्रेस परेशान है और ऐसी ही परेशानी छत्तीसगढ़ की है जो दिल्ली पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच आपसी टसल इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि अब राहुल गांधी को बीच बचाव करना पड़ रहा है। आज राहुल गांधी के साथ बैठक है दोनों नेताओं की। रात को मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दिल्ली और टीएस सिंहदेव कल ही पहुंच चुके थे। 11 बजे बताया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं पीएल पुनिया, उनके साथ बैठक होगी और राहुल गांधी के यहां पहुंचेंगे ये नेता। एक तरफ जहां 2.5 साल की बात कही जा रही थी छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर लगातार भूपेश बघेल और पीएल पुनिया ये कहते नजर आए कि ऐसा कोई अग्रीमेंट या ऐसी कोई बात जो है मुख्यमंत्री बनाते समय नहीं की गई थी कि 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल ये भी कहते हैं कि अगर आलाकमान की तरफ से कहा जाएगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है और दूसरा उम्मीदवार रहेगा तो उन्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। तो एक पॉलिटिकल बयान जरूर भूपेश बघेल का इस पूरे मामले पर आया है। टीएस सिंहदेव फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने बुलाया है और जो बातें आलाकमान के सामने हुई है वो उनको पता है, मीडिया में ये बात नहीं करनी है। आज की बैठक से भले ही टीएस सिंहदेव को उम्मीद है कि जो भी रस्साकसी चल रही है प्रदेश में उसमें कुछ सुधार आ सकता है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह की बात हुई थी 2.5 साल की, और अगर हुई थी तो भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री में 2.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है तो क्या टीएस सिंहदेव की ताजपोशी होगी? इस बजाबता ये जो बैठक आज बुलाई गई है राहुल गांधी के आवास पर, ये अहम मानी जा रही है। बिल्कुल रंजीता, इस मामले में राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं या इस चर्चा के बाद क्या निकलकर सामने आएगा मुलाकात के बाद, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पंजाब में जो हम देख रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ का मामला अलग शुरू हो गया, राजस्थान में भी हमने देखा बहुत कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने, तो ये आने वाले दिनों में बहुत बुरा असर डालेगा पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए आपसी लड़ाई जो कांग्रेस की है वो दिल्ली तक पहुंची है। चाहे हम राजस्थान की बात करें, पंजाब में ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष बनाने के बाद वो लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की और खासकर कांग्रेस आलाकमान की चुनौती ये है कि उन राज्यों को जल्दी ठीक किया जाए, अंदरूनी कलह खत्म किया जाए जिन राज्यों में चुनाव है। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट, आपको याद होगा कि 3 राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई कमलनाथ की, राजस्थान की स्थिति हम देख रहे हैं, और वो राज्य जहां सबसे ज्यादा बहुमत के साथ सबसे सुरक्षित राज्य कहा जा रहा था छत्तीसगढ़, वहां भी कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इसे खत्म किया जाए, क्योंकि लड़ाई प्रदेश से अब दिल्ली तक पहुंचती जा रही है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला रंजीता, ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं प्रदीप दत्ता का। प्रदीप, आपके पास क्या बड़ी खबर है आज के लिए? देखिए, सबसे बड़ी खबर जो आज रहने वाली, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सतह पर देखें तो G7 की जो ऑनलाइन बैठक होने जा रही है, इस ऑनलाइन बैठक में एक तो अफगानिस्तान में जो संकट है उसके बारे में चर्चा होगी, दूसरा जो त्रासदी है उसको लेकर मंथन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी, जो आज के जो बाकी जो देश है जो डिस्कस करेंगे, उसमें ये रहेगा कि इवैक्यूएशन प्रोसेस, क्योंकि किस तरीके से अपने नागरिकों को वहां से निकाला जाए। हो सकता है ये जो बाकी मुल्क है वो अमेरिका पे दबाव डालेंगे कि जो आपकी अगस्त 31 की जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि काफी मुश्किलातें आ रही हैं, अभी भी कई नागरिक फंसे हुए हैं। उसके अलावा जो इस वाली जो मीटिंग में डिस्कस होगा कि सैंक्शंस लगाई जानी चाहिए तालिबान पे या नहीं,
क्या जो इनको अभी तक अफगानिस्तान को जो ये मुल्क एड दे रहे थे वो एड देते रहना चाहिए या बंद कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो लगातार यही कहते हैं कि हमें इनको एड जो है बंद कर देनी चाहिए, सैंक्शन लगाना चाहिए, तभी हम तालिबान को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे चर्चा होगी। और जो एक इंपॉर्टेंट जो चर्चा रहेगी वो ये भी रहेगा कि क्या तालिबान को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं, क्योंकि अभी तक वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है सारे मुल्क अपनाए हुए हैं, क्या उनको रिकॉग्निशन देनी होगी या नहीं देनी होगी, ये सारी बातों पे चर्चा रहेगी। क्योंकि अभी तक काफी परेशानी का आलम किया है, जिसपे जो बाइडेन ने भी बताया कि किस तरीके से अलकायदा अपने पर फैला रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आईसिस की गतिविधियां भी बढ़े। एक तरफ आईसिस का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ तालिबान तो है ही, और उसके साथ साथ अलकायदा भी लग सकता है कुछ ऐसी गतिविधियां कर दे जिसकी वजह से नागरिकों को वहां परेशानी हो सकती है। तो उनकी सुरक्षा को लेके पूरा ध्यान दिया जाएगा, किस तरीके से उन्हें उनके ठिकानों से निकालना है, एयरपोर्ट की तरफ लाना है। एयरपोर्ट पे लाना भी एक बहुत बड़ा कार्य रहता है, क्योंकि एयरपोर्ट में पिछले दिनों से आपने देखा होगा किस तरीके से लोग वहां एकत्रित हुए हैं। एक जमावड़ा सा होता है, 20 के करीब लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, या तो भगदड़ की वजह से या तो तालिबान की फायरिंग की वजह से, और कई लोग इंजर्ड भी हुए हैं। तो काफी परेशानी है। सो इस मीटिंग में इन सब चीजों पे चर्चा रहेगी, ये सारे विषयों पे डिस्कस किया जाएगा। और जो ये अफगानिस्तान में ओवरऑल संकट है, इस पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को किस तरीके से करना है, क्योंकि उन तालिबान के आने के बाद एक स्पेस जैसी क्रिएट हुई है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस की फोर्सेस वहां से हटी हैं, तो लगता है कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान और हो सकता है रशिया वहां पे काफी स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिश रहेगी कि आपने वहां पे जो है अपनी प्रेजेंस वहां पे बनाए रखती होगी उनको किसी तरीके से, ताकि वो स्पेस जो है ये पाकिस्तान और चाइना पूरी तरह से ऑक्यूपाई ना करे, क्योंकि यही उनकी चर्चा का विषय रहेगा। इन सारे मामलों को लेके आज ये G7 के जो मुल्क हैं वर्चुअल मीटिंग में ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग जो थी बेसिकली इस मीटिंग के लिए बोरिस जो है जॉनसन जो अमेरिका का जो ये कहा जा सकता है। प्रदीप, हमारे सहयोगी सोहेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हम रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनके पास ऐसी कौन सी खबर है जो उनको लगता है कि आज पूरे दिन छाई रहेगी। सोहेल, आपके पास कौन सी खबर है? देखिए, आज पहली बार पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का कन्वेंशन होगा। दरअसल जो 5 पार्टियां हैं जो जुड़ी हुई हैं पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में, और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स हैं उनकी आज मीटिंग है। हालांकि 2020 के अक्टूबर महीने में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का गठन हुआ था, और आज जो है पहला ऐसा कन्वेंशन है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स जो होंगे वो पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया गया था कि डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, तो ये पार्टीज़ जो हैं कहीं ना कहीं इलेक्शंस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन हालांकि एजेंडा अभी तक इस पूरी मीटिंग का नहीं बताया गया है, लेकिन मीटिंग जो है करीब करीब 200 से 250 लोग जो हैं इस पूरे कन्वेंशन में आएंगे। 5 पार्टीज़ हैं, 5 पार्टीज़ के कोर ग्रुप मेंबर्स और वर्कर्स जो हैं आपस में बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ जो अभी दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि 3 से 4 मिलिटेंट्स जो है एक रेजिडेंशियल हाउस में यानी कि सोपोर के इलाके में छुपे हुए हैं। कल देर रात में इनकाउंटर शुरू हुआ था। हालांकि अभी तक का जो पुलिस स्टेटमेंट है उसमें ये बताया गया कि एक मिलिटेंट को इस इनकाउंटर में मार गिराया है। कई इनपुट्स निकल के सामने आ रहे हैं और हमने ये पहले भी देखा है कि आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ वक्त में घाटी में काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है कि पिछले कुछ वक्त में इतनी तेजी के साथ ये ग्राफ बढ़ रहा है? देखिए, खैर कश्मीर में ये सब तो होता ही रहा है, लेकिन 15 अगस्त के आसपास में जो है पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, ग्रेनेड अटैक्स हुए, और अभी भी जो है इनकाउंटर हालांकि बिल्कुल जारी हैं। कल अगर बात की जाए, कल श्रीनगर शहर में 2 वांटेड ऐसे मिलिटेंट्स जो थे टीआरएफ के, उनको मार गिराया, और फिर कल शाम में ही ग्रेनेड अटैक हुआ सीआरपीएफ पर। तो कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं। और साथ ही साथ आज टीआरएफ ने जो है स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया। हालांकि ये भी बताया गया कि अब वो अफगानिस्तान में तालिबान की मदद लेंगे कश्मीर के लिए। तो टीआरएफ की जो हरकतें हैं वो कश्मीर में बिल्कुल बढ़ रही हैं। लेकिन अगर ऑपरेशंस की बात की जाए तो ऑपरेशंस भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। खास वजह जो है कहीं भी कभी स्टेटमेंट में कहीं पर बताई नहीं गई, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को बिल्कुल टारगेट किया गया है।
ठीक है सोहेल, यानी कि आज की ये बड़ी खबर रहने वाली है। अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हर्षा चंदवानी समय हमारे साथ में है। हर्षा, आज आपके लिहाज से ऐसी कौन सी खबर है जो खबरों के सेंसेक्स में ऊपर रह सकती है? देखिए, आज दिल्ली से सबसे बड़ी खबर जो है वो है प्रधानमंत्री की कोरोना क्राइसिस को लेकर के बैठक, क्योंकि नीति आयोग के अधिकारियों द्वारा जो पैनल बना करके जो रिपोर्ट अब दी गई है उसमें उन्होंने सेंटर को आगाह किया है कि जो थर्ड वेव है उसका पीक अक्टूबर और नवंबर माह में आएगा, लेकिन सितंबर महीने में प्रतिदिन 4 से 5 लाख केसेस आएंगे, जो कि सितंबर 2020 यानी कि पिछले साल दूसरी वेव में इसके डबल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि अभी जो लापरवाही करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, सड़कों पर ना मास्क लगाए हुए लोग नजर आते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, तो तीसरी वेव कितनी खतरनाक है, अस्पतालों को उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मौजूद होंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद होंगे, नीति आयोग के सदस्य मौजूद होंगे, साथ साथ कोविड टास्क फोर्स जो बनाया गया था सरकार द्वारा उसमें जितने मेंबर्स हैं वो सब मौजूद होंगे, क्योंकि तीसरा वेव जो है कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में इसका पीक होगा। और अस्पतालों ने अगर तैयारी नहीं की है या अस्पतालों की तैयारी अगर हल्की पड़ गई है तो अस्पतालों को कम से कम 2 लाख आईसीयू बेड, 1.5 लाख आईसीयू वेंटिलेटर बेड और 5 लाख ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके इंतजाम अभी से करने पड़ेंगे, वरना जो स्थिति होगी वो दूसरी वेव से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इसको लेकर के दिल्ली में आज समीक्षा बैठक है जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। बिल्कुल, वापस लौट रहे हैं हर्षा, आपके पास बन रही है हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है, क्या खबर आपके पास? अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 अमित, अगर आप तक आवाज पहुंची तो आपके आसपास जो तस्वीरें हैं जरा उनके बारे में बताइए, क्या खबर है वहां पर? जी मैं बताऊं कि मैं इस वक्त ना आईजीआई के टर्मिनल 3 पर हूँ। यहाँ पर आपको बताएं अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया था, जिसकी वजह से माहौल कर वहाँ से लोग पलायन होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि एयर इंडिया की अब फ्लाइट आ रही है AI 1956 की, जिसमें 78 लोग शामिल बताए जा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी उनका स्वागत करने के लिए काफ़ी इकट्ठा हुई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर काफ़ी बीजेपी काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और यहाँ इकट्ठा हो, इसमें 78 लोगों में 25 भारतीय, उसमें से 3 सिख समुदाय के लोग हैं, स्वरूप के लोग हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे, मुन्नी मनोहर जोशी भी शामिल होंगे। तो इस तरीके से पूरा स्वागत के लिए काफ़ी उमड़ा है और बताया जा रहा है कि 10 बजे करीब फ्लाइट यहाँ पहुँच जाएगी। अमित, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात कर पाएं, क्या जो लोग वहाँ से लाए जा रहे हैं उनके परिवार के लोग भी हैं इनमें शामिल? नहीं, अभी परिवार के लोग तो नहीं है हालांकि, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो वहाँ पर शामिल हैं। मैं उनसे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। उनसे बात करने की मैं आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जैसे आप बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर आ रही है फ्लाइट आ रही है, कितने लोग हैं उस फ्लाइट में और किस तरीके से पूरा? 139 लोग हैं टोटल और उसमें हमारे सिख अफगानी लोग भी हैं, हमारे कुछ गुरु ग्रंथ भी लेके आ रहे हैं, 3 गुरु ग्रंथ हैं हमारे, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए आए हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए आए हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। और हमारे तजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, इंद्रप्रीत सिंह बख्शी जी, हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं, हमारे माननीय हरदीप सिंह पुरी जी भी आ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब का अभिनंदन करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो वहाँ पीड़ित लोग जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हुआ है आतंकवादियों द्वारा, तालिबानियों द्वारा, उनका हौसला अफजाई करने के लिए आया कि भारत का प्रत्येक नागरिक, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और भारत की सरकार आपके साथ खड़ी है और आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस पर हम बात करने के हम आप और से भी जुड़ेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजेंद्र सिंह बग्गा जी, किस तरीके से माहौल, जिस तरह से माहौल है अफगानिस्तान में तालिबान का और महिलाओं को उस पर क्या कहेंगे? और यहाँ पर आप सिख समुदाय के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, तो देखिए जिस तरीके से एक हफ्ते के अंदर तालिबान ने जो अफगानिस्तान के अंदर तांडव मचाया है, पूरी दुनिया ने देखा है। जिस तरीके से छोटी छोटी बच्ची को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, जो महिलाएं मर चुकी हैं उनके साथ रेप किया जा रहा है, जिस तरीके से दुनिया ने ये तांडव देखा है, महिलाओं को अकेले सड़कों पर नहीं जाने दिया जा रहा, वहां पे
जो सड़कों के ऊपर महिलाओं की तस्वीरें लगी है दुकानों के ऊपर, उसको पेंट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस स्थिति में किसी ने सोचा नहीं था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि मानवता के आधार पर लोगों को हिंदुस्तान लाया जाएगा, वो हिंदू सिखों को बचाया जाएगा। और इतना नहीं, जो हमारे सिखों के लिए सबसे पवित्र है गुरु ग्रंथ साहब, उसकी भीड़ को आज यहाँ लाया जा रहा है। मुझे लगता है सिखों के लिए सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस फ्लाइट में आप बताएं 78 लोग, इसमें 25 भारतीय, इनमें से सिख लोग कितने हैं? करीब 25 सिख है उसमें। गुरु ग्रंथ साहब जी की 3 भीड़ है। अभी तक 400 लोग आ चुके हैं और लोगों को लाया जा रहा है। तो कितने लोग यहाँ इकट्ठा होने के अंदाजा लगाया जा रहा है? कितने लोग आप शामिल होंगे स्वागत करने के लिए? यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ हमारे मंत्री भी आ रहे हैं। मंत्री कौन? जी अमित, ठीक है, आप नजर रखिए। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। अब हम रुक करेंगे दोबारा से, एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। कुंदन मेरे सहयोगी बने हैं। कुंदन, आपके पास क्या खबर है? मेरे पास जो खबर है वो खबर राजनीति में कैसा प्राधिकरण हो चुका है। हालांकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड, ये चर्चा बहुत पुरानी है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो कि एक संस्था है जो कि इस मामलों पे शोध करता, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने बताया कि मौजूदा देश में विधायक और सांसदों की संख्या में कम से कम 325 ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन पे अगर मामला ट्रायल चला और उन्हें अगर दोषी करार दिया गया तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वो राजनीति में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हो सकते। ये बात दिखाता है कि मामले कितने गंभीर हैं और सरकारों की तरफ से, हालांकि प्रधानमंत्री ने भी जब पहली बार 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे, संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि क्यों नहीं हम जो जनप्रतिनिधियों पर मामले चलते हैं उनका स्पीडी ट्रायल किया जाए। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री की अपील के बाद ये मुद्दा केवल मुद्दा रह गया, आज भी उतना ही रेलेवेंट है क्योंकि संसद में से तमाम अलग अलग पार्टीज के सांसद बिल्कुल हैं। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 325 ऐसे सांसद हैं, ऐसे विधायक हैं कि अगर केस चलता है और दोषी पाए जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। अब गोविंद गुर्जर का रुख करते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े। गोविंद, आपके पास क्या खबर है? देखिए, खबर जो है वो पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन उसमें टर्न जो क्लाइमेक्स जो कह सकते हैं, बड़ा बदलाव जो आया है कि जिसको 2 दिन से विक्टिम माना जा रहा था, तस्लीम अली को, कल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये वही शख्स है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसमें इस शख्स को, चूड़ी बेचने वाले शख्स को बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था। आधी रात को एफआईआर दर्ज हुई 3 लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसके साथ मारपीट की और 2 दिन तक ये शख्स विक्टिम बना रहा। और कल शाम को अचानक बड़ा बदलाव तब आया जब इसी शख्स पर एफआईआर दर्ज की गई, जो वीडियो में पिटते हुए देखा जा सकता है। उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जी इस मामले पर अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल हमारे तमाम सहयोगियों ने, तमाम रिपोर्टर्स ने अलग अलग खबरें आप तक पहुंचाई और ये वो खबरें हैं जो आज दिन भर बनी रहेंगी। ये राष्ट्रीय महत्ता की हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्ता की हैं और इन खबरों का क्रम पहले आपको बता देते हैं कि खबरों के सेंसस के शुरू होने से पहले खबरों का क्रम क्या था, किस क्रम में लोग देख रहे थे। और चूंकि इनकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई, इनकी पूरी एबीसीडीज हर खबर की आप तक पहुंचाई, तो अब खबरों का क्रम क्या हो गया, एक ग्राफ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। धर्मांतरण मामला एसआईटी जांच करेगी, ये पहली खबर। और मुंबई में ठाकरे वर्सेस राणे की जंग अब तेज होती हुई नजर आ रही है, दूसरी। बिल्कुल, जो अभी इसके अलावा जो अन्य खबरें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को का जो झगड़ा है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है। इसको लेकर आज राहुल गांधी से मुलाकात हो रही है। चौथे नंबर पर गुपकार गठबंधन की बैठक अहम खबर रहेगी। इसके अलावा तालिबान संकट पर G7 समूह की भी बैठक है। तो आपने ओल्ड रैंक देखी, इसके पहले क्या था खबरों का क्रम, लेकिन टाइम्स ऑफ भारत के जो खबरों के सेंसेक्स है उसमें रिपोर्टर्स के अनुसार ये नई रैंक इन तमाम खबरों पर रहने वाली है। आज की नजर और धर्मांतरण का मामला जिसमें अबू बकर का राज फाश किया, देश भर में फैले नेक्सस को आप तक पहुंचाया और इसी मामले को लेकर एसआईटी गठित हो गई। ये खबर सिर्फ और सिर्फ टाइम्स ऑफ भारत के पास थी।